नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की इलेक्शन टीम आज बांदा में है। वही बांदा जो कभी सुर्खियों में रहा करता था किसानों की आत्महत्याओं के लिए, सूखे के लिए और अपनी विविधता के लिए। राजनीतिक पार्टियां आती थी, राजनीतिक दल आते थे, तमाम सारे मरहम लेके आते थे, लेकिन बुंदेलखंड की और ख़ास तौर पर कहें तो बांदा की समस्या का हल नहीं होता था। केन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। केन नदी से निकालने वाली मिट्टी से अट्टालिकाएं बनती हैं, लोग उसमें आराम से रहते हैं, लेकिन केन नदी के रहने वाले किनारे के लोग वो भूख से तड़पते हैं। हम जानेंगे इस 2024 के आम चुनाव में यहाँ के क्या विचार हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में वो किस तरह से भागीदार हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अपनी एक ये रिपोर्ट। 18वीं शताब्दी का ये कालिंजा किला बांदा के इतिहास के हर उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। कभी क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से मशहूर बुंदेलखंड का बांदा जिला सियासी उठापटक के लिए भी मशहूर है। बांदा में जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में बीजेपी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना खोया किला हासिल करने की फिराक में है। बीजेपी ने आर.के. सिंह पटेल को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय में शिवशंकर पटेल का टिकट काटकर उनकी पत्नी कृष्णा पटेल को मौका दिया है। वहीं ब्राह्मण चेहरे के लिए बहुजन समाज पार्टी ने मयंक द्विवेदी पर भरोसा जताया है। बांदा में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ज्यादा है, इसीलिए बीएसपी ने यहां ब्राह्मण कार्ड खेला है। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी पिछले 2 चुनावों में उसे साधने में सफल रही है। बांदा में स्वर्ण वोटर सबसे ज्यादा है। बांदा में स्वर्ण वोटर करीब 6 लाख हैं, जिसमें ब्राह्मण करीब 60% हैं। इसके अलावा बांदा लोकसभा क्षेत्र में SC/ST वोटर करीब 3.5 लाख है, तो वहीं 1 लाख मुस्लिम वोटर भी हैं जो जीत का समीकरण बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। चुनाव से ठीक पहले बांदा अचानक ही इसलिए चर्चा में आ गया था क्योंकि बांदा जेल में ही बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी बंद था। जब मुख्तार की तबीयत आखिरी बार बिगड़ी तो उसे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई थी। इस बार चुनावों में मुख्तार अंसारी भी एक बड़ा मुद्दा है। केन नदी से निकलने वाले गोमेद रत्न और उससे ही निकलने वाले शजरा पत्थरों के लिए मशहूर बांदा का मुख्य धंधा कृषि है। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत योगी सरकार शजर पत्थरों से बने आभूषणों को प्रमोट कर रही है, जिससे जिले में रोटी और रोजगार दोनों पैदा हुए हैं। शजर पत्थर केन नदी से निकलते हैं और इन पर प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति के अद्भुत चित्र बने होते हैं। इसको लेकर वो पूरी दुनिया में मशहूर है। बांदा जिले के सियासी सफर पर नजर डाली तो यहाँ शुरुआत में कांग्रेस, फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी कई बार मौका मिला है, लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल में इस सीट पर जीत रही है। बीजेपी बांदा में 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है, जबकि 4 बार ही कांग्रेस को भी जीत मिली है। हालांकि बांदा में आखिरी बार कांग्रेस को 1984 में जीत मिली थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी 2 बार यहाँ लोकसभा चुनाव जीता है। बांदा में इस बार लोकसभा चुनावों में राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ की जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी हैट्रिक लगाने का दम भर रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के भी अपने अपने दावे हैं। हालांकि 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके दावे के साथ जनता खड़ी है। बात शुरू हुई है जल से। किसान जमीन का सीना चीरता था, बीज बोता था और आसमान की तरफ निगाह लगा करके देखता था कि बारिश की बूंदें होंगी और उसकी फसल उगेगी। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता था, और जब नहीं होता था तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता था। कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने वो तकनीक विकसित की। पहले बुंदेलखंड में, खासतौर पर अगर हम बांदा की भी बात करें तो खेत के ऊपर मेड़ के ऊपर पेड़, वो कॉन्सेप्ट जब से ख़त्म हुआ तो किस तरह से पानी को संजोया जा सकता है, इसको लेकर के काम हुआ और जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। हम आज बात उन्हीं से शुरू करेंगे कि किस तरह से बुंदेलखंड को पानी की इस कमी से उन्होंने निकाला। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ का हार्दिक स्वागत। बंदन बांदा की भूमि में इस समुदाय के आधार पर जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, उन्हें जागृत करने की हमने कोशिश की है। ये तो नहीं मैं कहता कि काम सारा हो गया है, लेकिन ये वही बांदा है जिस बांदा में कभी चित्रकूट से सवारी गाड़ी में, मालगाड़ी से पानी जाता था, सवारी गाड़ी में मानिकपुर।
और आज हम ये कह सकते हैं बहुत गंभीरता के साथ कि राज्य समाज सरकार के तीनों के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद ने 2023 में सर्वाधिक गेहूं सरकार ने खरीदा था बांदा से। प्रदेश में पहला नाम बांदा का आया था। दूसरे में बुंदेलखंड का ही झांसी था। और पिछले 4 वर्षों में 700 करोड़ का धान उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से खरीदा है। एक छोटा प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास और अधिक हुए, राज्य समाज सब लोग खड़े हों तो ये बांदा की जो सूरत है, जिस बांदा के बारे में लोग एक धारणा पैदा करते थे गलत, वो बदल रही है। बांदा की लड़की पूरे देश में सीबीएसई में टॉप होती है। बांदा बुंदेलखंड का चरखारी का लड़का इंटर में उत्तर प्रदेश में टॉप होता है। यहाँ से आईएएस लड़के निकल रहे हैं, आईपीएस लड़के निकल रहे हैं, अच्छे किसान निकल रहे हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता निकल रहे हैं, राजनीति में भी अच्छे लड़के निकल रहे हैं और पत्रकारिता भी अच्छे लोग निकल रहे हैं। समाज के सभी वर्गों में बांदा आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के और बांदा को आगे बढ़ाएंगे आप सबके सामने। ये सब किया कैसे? सरकार ने किया या सरकार के माध्यम से किया या जन सहयोग से किया? सरकार भी खड़ी हुई और समाज भी खड़ा हुआ। सरकार पीछे खड़ी हुई, किसान ने अपना फाड़ा उठाया। वर्षा की बूंदें जो गिरी, कैच द रेन, वो खेतों में रोका। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत की मिट्टी खेत में। तो एक जगह सरकार का सपोर्ट, फिर समाज का सपोर्ट, फिर किसान का सपोर्ट, और बाजार में आने में जो बाहर गया वो समाज ने भी किया। तो सबका सपोर्ट। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड की वो समस्या जो यहाँ पर विपत्ति का कारण बनती थी, वह कहीं न कहीं दूर हुई। क्या कहेंगे? बुंदेलखंड बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं को झेल चुका है और आज हम लोग ऐसे मुकाम पे खड़े हैं कि अगर सरकार ईमानदारी से हमारे किसानों को, हमारे लोगों को, हमारे बुंदेलखंड वासियों को सपोर्ट कर दे तो बुंदेलखंड भी अन्य प्रदेशों की तरह तरक्की कर जाएगा। ईमानदारी की आपने बात की, ईमानदारी का थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए कि क्या ईमानदारी की योजनाएं बहुत बनती हैं, कागजों में बनती हैं, वो जमीन पे आ जाए ईमानदारी से। बीती 10 साल की सरकार, मोदी सरकार कहती है कि चारों तरफ हमने जो है बहुआयामी काम किए। कितना संतुष्ट? हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की 10 साल का जो कार्य है, इस देश का प्रत्येक नागरिक उसका अभूतपूर्व साक्षी है। हमारी सरकार के 10 साल के जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलती है। उस किसान परिवार से आप पूछिए जो किसी बड़े रईसजादे से पैसा लेता था 5,000 का, जब उसको ज़रूरत 500 की पड़ती है तो उसको 500 किसान को कोई देने को तैयार नहीं होता। लेकिन हमारी सरकार जब बुआई का समय होता है उस समय उसको अगर 6,000 देती है तो 6,000 और 60,000 रुपये के बराबर है। हमारी सरकार लगातार, इन्होंने कहा है कि किसानों के लिए जो काम कर रही है, हमारी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करके लगातार काम कर रही है। लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बंद करने का काम करती है और जो हमारी सरकार नदी जोड़ो अभियान कार्य शुरू कर रही है उसको भी बंद करने का काम करती है। इससे कांग्रेस, किसान विरोधी मानसिकता कांग्रेस की उजागर होती है। ठीक है, आप प्रतिरोध कर रहे थे इनकी बातों का, क्या कहना है? भाजपा सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जो भी किया जनता हित में, समाज के हित में। इसके पहले जो सरकारें आई उनमें परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। लिमिटेड कंपनियां थी, वही परिवार का मुखिया होता था, वही राष्ट्रीय महासचिव होता था, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था। इसके पहले भी किसानों की समस्याएं थी और आगे भी किसानों की कुछ न कुछ समस्याएं पूरी नहीं निपट जाती है, समस्याएं बनी रहती है। तो जो भी सरकार ने, चाहे वो 6,000 सम्मान निधि दे रही, इसके पहले भी सरकारें अन्य दलों की रही, उन्होंने कुछ नहीं दिया। जिसको विरोध करने की आदत पड़ जाती है वो विरोध करेगा, चाहे जितना अच्छा काम करे भाजपा, उसको विरोध का चश्मा लगा हुआ। इसलिए बुंदेलखंड में भाजपा ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, किसानों हित में, छात्रों के हित में। आज ये तो है कि लड़की 12 बजे चली जाए,
कोई उसको पकड़ नहीं सकता, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई आतंकवाद तो नहीं है, कोई चोरी करने का अधिकार नहीं। आज दबाव में है, डर में है कि हम ऐसा करेंगे। इसके पहले भी सरकारें रही, कुछ नहीं किया। इसलिए भाजपा ने जो भी कार्य किया, और बुंदेलखंड की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा हर तरह से जीतेगी। लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ पर आया था जब ये अकाल ग्रस्त था, खासतौर पर कहें बुंदेलखंड और बांदा में। मैंने ये देखा था कि किस तरह की समस्याएं थी, किस तरह से लोग जो है आत्महत्याएं करते थे। कबरई इलाका पड़ता है जहाँ पर पत्थर का खनन होता है और पत्थर निकाले जाते हैं। पत्थर और मोरंग दो ऐसी चीज़ें थी जिनसे जो है लगातार जो है शहरों की अट्टालिकाएं बना करती थी, लेकिन यहाँ का लोग रहने वाले वो खून के आंसू अगर हम कहें तो रोया करते थे। तो अब स्थिति कितनी बदली। आपने जब पत्थर की बात की, खनिज जिसे खनिज कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अगर बुंदेलखंड राज आज से 50 साल पहले बन गया होता तो आज नोएडा यहाँ पर होता। बुंदेलखंड राज से जो राजस्व जाता है, 62% राजस्व हम पूरे बजट का देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमको 3% बजट नहीं देती है। पदम सिंह जी खड़े हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर हमारा पूरा बजट आता, यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री होता, यहाँ पर हमारा कैबिनेट मंत्री होता, हमारे सब विधायक होते, हमारा पूरा विकास यहाँ मेडिकल कॉलेज से लेकर के शिक्षा तक फ्री होती, इतना पैसा आता, हम दूसरे राज्यों को पैसा उधार दे सकते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम बुंदेलखंड के सभी वासी हैं, हमारा एक ही परिवार है। हम पार्टी बेस पर हम कोई इस समय बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड राज बनने से सभी पार्टियों को, यहाँ के एक एक नागरिकों को और उनके परिवार तक, बच्चों तक, पोते तकों को फायदा होने वाला है। लेकिन अगर बुंदेलखंड राज की ये लोग पैरवी नहीं करते हैं तो ये बुंदेलखंड राज के साथ दगा है। मतलब सीधा सा कहना है कि खनिज संपदा से ये भरपूर है और उस खनिज का दोहन पूरा प्रदेश करता है, लेकिन उसका लाभ इस इलाके को नहीं मिलता है। क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि रात में 12 बजे महिलाएं जो निकल जाती हैं तो उनको कुछ नहीं होता। मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहराइच में भाजपा कार्यालय में एक LED वैन चलाने वाला था, तो उसकी महिला का मंगलसूत्र वहां से चोरी हो गया और वो थाने भी FIA करने गया। अब चूंकि मैं भी बुंदेलखंड से आता हूं तो मैं भी बुंदेलखंड की बात करना चाहूँगा। आपने अपनी बात रखी कि मैं 10 साल पहले आया था तो बुंदेलखंड में बहुत किसान आत्महत्या करते थे। शायद आपने NCRB का डाटा अभी देख ना पाए होंगे, क्योंकि आप चुनाव का वक्त है, आप व्यस्तता ज़्यादा रहती है। उसमें अभी ये आंकड़े, मैं तो चाहता हूं कि रुक जाए, लेकिन अभी इसमें किसानों के ऊपर बहुत बात करनी पड़ेगी हमें। 1 मिनट आपको रोकूंगा। अतर्रा के नहरों की सिल्ट क्यों नहीं साफ हुई, क्यों कागजों के साथ रहा हूँ कि नहीं साफ हुई, हमें हटा दिया। अब जो वर्तमान में 10 साल से सरकार है उसने क्या काम कर लिया था? चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं, अतर्रा की नहरों की सिल्ट साफ हो गई क्या? सिल्ट साफ हो गई। अतर्रा में वो 40 मिलें चलने लगी। 40 मिलें चलने लगी। हर तरह का काम भाजपा सरकार में जो भी है, इनको विरोध करने का चश्मा लगा हुआ है, ये विरोध ही करेंगे। असल में इन्होंने अभी नया चश्मा बनवाया है, इन्होंने नया चश्मा बनवाया है, नए भाजपाई हैं ये, इसलिए इनको ज्यादा दिखाई दे रहा है। कह रहे 40 मिलें चालू हो गई। अब आप यहीं से समझ लीजिए, 40 मिलें चालू हो गई हैं और जो है सारी सिल्ट निकल गई। पिछले 10 सालों से तुलनात्मक बात आपने की, 10 साल पहले और 10 साल के बाद के फर्क को ये इस बात से समझिए कि आज बुंदेलखंड की जिस बिटिया ने टॉप किया है, ये अगर 10 साल पहले होती तो या तो दहेज की बलि चढ़ गई होती या तो लव जिहाद का शिकार हो गई होती। आज बुंदेलखंड के जिस लड़के ने चरखारी के टॉप किया है, ये अगर 10 साल पहले होता तो अपनी जवानी सूरत और बम्बई में खपा रहा होता, किसी फैक्ट्री में विषैली गैसों के बीच में काम करने में मजबूर होकर। इन 10 सालों के बीच के अंतर को ये समझिए कि जिस हवाई चप्पल पे यात्रा कराने वाले का सपना मोदी जी ने 14 में दिखाया था, वो आज चित्रकूट में सच हो गया है। 2100 रुपए में आप देवांगना हवाई पट्टी से जा सकते हैं। पूरे देश में विकास हुआ होगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन बुंदेलखंड के लिए हमेशा दिल्ली दूर रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में सबसे रिकॉर्ड टाइम में, तय समय अवधि से पहले ही
हमारा एक्सप्रेस वे बन के तैयार हुआ और 5 घंटे में हमारी दिल्ली तक पहुंच सुनिश्चित हुई। केवल एक्सप्रेस वे से केवल हमारी पहुंच सुनिश्चित नहीं हुई, एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 1 किलोमीटर की भूमि का अधिग्रहण हो गया है और उसमें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जानी है, जिससे यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार यही मिलेगा अपने घर में। हमारे परिजन अपनी जवानी सूरत बम्बई में खपाने के लिए मजबूर ना होंगे। ये इन लोगों को इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इनके समय में जो अराजकता थी, अराजकता से ही इनको परिवार संचालन था। भय भूख भ्रष्टाचार की राजनीति करना, डराना, जाति क्षेत्र भाषा पंथ के आधार पर बांट कर लोगों को दबाकर डरा कर लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम इन्होंने बदस्तूर इस देश में 65 साल किया है, देश इनको पीछे छोड़ के आगे निकल आया है। अब माताएं बहनें सशक्त हो रही हैं, ये इनसे देखा नहीं जा रहा है। इनकी ठेकेदारी समाप्त हो रही है। इनके कहने से लोग साथ में नहीं आ रहे हैं। लोग विकास के साथ हैं, लोग मोदी के साथ हैं, लोग योगी के साथ हैं। ये इनको हजम नहीं हो पा रहा है। इनकी नज़रों में बेरोजगार, अब राहुल गांधी क्यों ना बेरोजगार होंगे? आय का स्रोत अपना लिखते हैं कि हमारा किराया और जो उनकी रॉयल्टी है, इसका मतलब राहुल गांधी कुछ नहीं करते। देश को विकास करने के लिए आप इंडिविजुअल रूप में कुछ ना कुछ कीजिए। इस देश का प्रधानमंत्री से ज्यादा गरीबी आपके पास नहीं थी, उसने भी चाय बेची, कुछ ना कुछ किया। ये लोग नकारा लोग हैं, नकारे लोग हैं, स्वयं कुछ न करके सरकार के भरोसे जीने की काम करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं सपा समाजवादी हो चाहे बसपा हो, परिवारवाद की राजनीति करती है। बहुत ज्यादा बोलने का समय नहीं है। 2014, 2017, 2018 पालिका का चुनाव, 19 लोकसभा का चुनाव, 22 विधानसभा का चुनाव, जनता ने स्पष्ट कर दिया है। लोग बेवजह दुकानें चला रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये दलालों की दुकानें बंद हो चुकी है। ये बिचौलिए गल्ला में, ये जो आज बता रहे हैं हमारे निगम जी, 6000 किसानों को ये दल्लेगिरी करने वाली पार्टी से है, तो इनको दुकानें बंद हो गई, डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंच रहा है, इसलिए इनका पेट दर्द हो रहा है। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा, तो मुझे आदम गुंडवी साहब की एक पंक्ति याद आई कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इन्होंने जो अपनी बात रखी, मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के छात्रों के लिए आपने क्या किया, बुंदेलखंड के बेरोजगारों के लिए आपने क्या किया, आपने औद्योगिक कॉरिडोर कहां बनाया, आपने छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड में कहां स्थापित की। सवाल यह है और इसका आपको जवाब देना चाहिए, ना कि ये कि सरकार किसकी आ रही है। क्योंकि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा, बुंदेलखंड राज्य बनेगा तभी गांव गरीब किसान मजदूर की समस्याओं का समाधान होगा। जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा तो किसी दूसरे प्रदेश का, किसी दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के शासन करेगा। और हमारे गांव का जब किसान दफ्तरों पर जाता है, भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो बाबूजी साहब मेरा काम कर दीजिए, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इस तस्वीर को बदलने का काम अगर होगा तो बुंदेलखंड राज्य जब बनेगा तभी इस तस्वीर को बदला जा सकता है। हम किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, न किसी के परिवार के बारे में बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ने क्या इन 5 सालों में 10 सालों में उपलब्धियां करी, क्या क्या बनाया इस देश के लिए, क्या किया बुंदेलखंड देश नहीं बुंदेलखंड के लिए डिफेंस कॉरिडोर दे दिया। आने वाले समय आने वाली जब ये दोबारा गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर तैयार हो रहा है चित्रकूट में, जिसके बाद सबको रोजगार। कि बुंदेलखंड में औद्योगिक कॉरिडोर कब बनेगा, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उसके बाद जब ये डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो औद्योगिक कॉरिडोर की बात पूछ रहे हैं भाई साहब, औद्योगिक कॉरिडोर के भाई ने प्रश्न पूछा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि औद्योगिक एरिया के लिए बांदा से लगा हुआ है महोखर जमालपुर, ये पता कर लें, उसका भूमि अधिग्रहण हो गया है, किसानों के खाते में पैसे जाके उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, शहर से लगा हुआ है। केवल कमरे पे बैठकर राजनीतिक और व्यंग करने से अच्छा है शहर से लगे हुए गाँव। नहीं, ये सुनिए एक मिनट, गदेली पे सरसों नहीं उगती है। मैंने भी पढ़ा है कि जिस औद्योगिक कॉरिडोर की बात उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार करती है, एक्सप्रेस वे बना, उसके लिए भूमि अधिग्रहण हुआ, ये मोसाइन हो रहे हैं, वो समय लगता है, समय लगता है। देखिए, सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। अब कहते हैं कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ मुझे लगता है 80% युवा खड़े हैं हमारे, और ये निश्चित मान करके चलें कि जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, जब हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। हम डिपेंड हो गए, स्वावलंबन की ओर सोचते नहीं, और भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो मेरा मानना यह है कि सोचना पड़ा दिन रात उनको
तब हुआ ये भ्रष्टाचार। अब बहुत ऊंचे दिमागों की खुराफात है भ्रष्टाचार, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग सोचते हैं, साधारण लोग नहीं सोचते हैं। हमें कह दो हम चले जाएं, नहीं आप हमसे कह दीजिए हम चले जाएं। नहीं जो है इतनी सारी बातें हुई, पेपर लीक का मामला नहीं आया। पेपर लीक का मामला नहीं है। आप कह रहे हो कि बहुत रोजगार है, हम कह रहे हैं चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, रोजगार ही रोजगार है। लोगों को पकड़ के लेके जाया जा रहा है कि नौकरी करो, लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं। चारों तरफ आप जाइए, आप यहाँ पे पार्टी के लोगों को बुला लिए, अच्छी बात है, जाके देखिए कि युवा किसान किस तरह परेशान है। युवा साथी कह रहे थे कि जो पेपर लीक का मामला है वो कोई यादव थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। अगर यादव लोग भ्रष्टाचारी हैं तो ये एमपी का मुख्यमंत्री यादव क्यों बनाया उन्होंने? यादव नहीं, भ्रष्टाचारी कोई जात ही नहीं होती, माफिया कोई जात नहीं। उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। मैं से आप इसका सवाल पूछिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पेपर लीक करने वाला, हत्या करने वाला, माफियागिरी करने वाला किसी जात का होता है। जवाब दे रहे हैं। वो सिर्फ भ्रष्टाचारी है, माफिया है। जी देखिए, मैं छात्रों और युवाओं की बात करूं उससे पहले आपने जो बुंदेलखंड की बात कही, तो ये बता दूं कि बुंदेलखंड की दुर्दशा पर सभी दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, चाहे कोई भी दल रहा हो। कांग्रेस के ज़माने में बुंदेलखंड पैकेज आया, उसका भ्रष्टाचार सब खत्म हो, भ्रष्टाचार में पूरा लुट गया। तो सपा, कांग्रेस, कोई भी दल रहा हो, सब में बुंदेलखंड की दुर्दशा पे राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। भाजपा में भी कुछ काम नहीं हुआ है, भाजपा में भी यही हो रहा। अरे एक मिनट रुकिए भाई, हमारे बुंदेलखंड के युवा पत्रकार इस देश को कह रहे हैं कि पत्रकार 10 साल के कांग्रेस के घोटाले ने डूबी रही। तो अरे भाई 10 साल में सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रही, कोई एक जुमला जो है, कोई एक घोटाला जो है उजागर किया होता तो वो बात जनता के सामने। इनको आधा सुनने की आदत है। हाँ, इनको आधा सुनने की आदत है। मैं भाजपा सरकार पे आया, भाजपा सरकार में भी कुछ नहीं हुआ, केवल राजनीतिक रोटियां सेकी गई। मैं यही कह रहा था। तो मैं कह रहा था कि आज भी यहाँ के युवा को दिल्ली, सूरत जाना पड़ रहा है, चाहे पढ़ाई करने के लिए नोएडा और वहाँ कोटा जाना पड़ रहा है तैयारी करने के लिए। एक जो पिता है वो 5,000 का महीना कोटा में पढ़ रहे छात्र को भेज रहा है, लेकिन उस नौकरी नहीं निकल रही है। वो तैयारी करे परेशान हुआ जा रहा है। ITI किया हुआ, पॉलिटेक्निक किया हुआ, BTech किया हुआ लड़का अभी भी नौकरी का इंतजार कर रहा है। इनकी सरकार 7 साल से उत्तर प्रदेश में है, 10 साल से हिंदुस्तान में है। कोई एक काम बता दे बुंदेलखंड बांधा में बड़ा काम। अब जवाब ले लेंगे। आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आप बता दें पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का व्यापार का है जो 56 करोड़ की प्रॉपर्टी दर्शाई है उन्होंने नामांकन में। दूसरी बात एक मिनट बात कताई मिल की आई भाई साहब, तो मैं आपको याद दिला दूं कि कताई मिल जब बनकर तैयार हुई और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, मशीनें आई और कलकत्ता के बंदरगाह पे पड़े सड़ गई, लेकिन किसी सरकारों ने मशीनें मंगवाने का काम नहीं किया। ये कताई मिल की बात करते हैं और कताई मिल को कह रहे हैं बेच दिया। भाई साहब, कोई जमीन खाली पड़ी है, अगर हम उसको किराए में देकर उससे कुछ पैसे के आय सृजन कर रहे हैं तो उसको बेचना नहीं कहते। आपके घर में किराएदार रहता है तो उसको उसके नाम कर देते हैं क्या? पहले तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा जो सफाई अभियान को लेकर के, तो आजादी से पहली बार 60 वर्ष बीतने के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं पे काम किया। हमारे बुंदेलखंड में शाम को निकल जाइए तो महिलाएं अपना घूंघट छुपाती हैं जब गाड़ी की लाइटें पड़ती हैं। उन्होंने सबसे पहले शौचालय देने का काम किया, मूलभूत आवश्यकता थी हमारी। ये तो हवा में उड़ रहे हैं ना। और सफाई की एक सेकंड नहीं, पहले आप सुनिए, ये सफाई की बात करते हैं। कोरोना महामारी ने, अरे यार सुन लो यार, कोरोना महामारी ने सफाई में रहना और सफाई करना दोनों सिखा दिया। बात राम मंदिर की उठी है, बात राम मंदिर की उठी है। सुन लो, राम मंदिर की उठी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में नरसिंहा राव ने राम मंदिर निर्माण बिल, भूमि अधिग्रहण बिल लाया था। ये कांग्रेस की देन है राम मंदिर, जिसको आप मोदी की गाठी में डाल रहे हैं। युवाओं की बात करिए ना, आप महिलाओं की बात करिए ना, आप बेटियों की बात करिए ना, आप रोजगार पे बात करिए ना। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बुंदेलों की यह धरती है और यहाँ पर कहीं न कहीं तापमान और राजनीतिक तापमान
दोनों चढ़ा हुआ है। लोग निर्णय लेना चाहते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, लोग निर्णय लेना चाहते हैं अपने अतीत से छुटकारा पाने के लिए, नौजवान चाहते हैं रोजगार, किसान चाहते हैं अपनी अच्छी फसल, और वो सब कैसे होगा ये सरकारें ही तय करेंगी। सरकार कौन सी आएगी, किसको ये मत देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि तब तक कहीं न कहीं बुंदेलखंड के मन में ये प्रश्न जरूर बना रहेगा कि जो सरकार आएगी वो बुंदेलखंड के लिए क्या करेगी, बुंदेलखंड के युवाओं के लिए क्या करेगी, महिलाओं के लिए क्या करेगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़ बांदा।